सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काई पॉइंट। सो आज हम जो है जीन पियाजे के आगे जो टॉपिक्स हम कंटिन्यूस कर रहे थे उसके स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं हम जीन पियाजे की जो स्टेजेस की। सो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, उन्होंने स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट को या फिर इसको स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं या फिर स्टेजेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है उसमें फोर मेजर्स यहाँ पे स्टेजेस दिए गए। सबसे पहली जो स्टेजेस है वो है सेंसरी मोटर स्टेजेस, जिसमें एज जो रहती है वो बर्थ से लेकर 2 ईयर तक रहता है। एक बच्चा जो वो पैदा होता है वहां से लेकर 2 ईयर तक की एज को इसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि एज 2 ईयर से 7 ईयर तक की काउंट की जाती है। एंड द नेक्स्ट वन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो कि 7 से 11 तक की ईयर को काउंट करते हैं। एंड आफ्टर दैट द फॉर्मल जो हमारी ऑपरेशनल स्टेज रहेगी, जहां पे हमारे पास जो एज है वो रहेगी 11 से आगे प्लस तक की रहेगी। इसमें यहाँ पे 11 के आगे उन्होंने एक पर्टिकुलर एज डिफाइन नहीं की कहाँ तक जाएगा, जस्ट एक 11 प्लस वाली जो एज है वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल एज रहेगी। सो जो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ये इस स्टेजेस के हिसाब से इसको जो है स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, पियाजे ने क्या कहा कि जो डेवलपमेंट है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में स्टडी किया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने की प्रक्रिया नहीं है। ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ना वो एक मेंटल अवस्था को बताया गया, एक मेंटल जो एक सिचुएशन होती है उसको, ना कि एक पूरी ग्रोथ को बताया गया। ठीक है, यहाँ पे एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास है जो फर्स्ट स्टेज रहेगी, दैट इज द सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेदी परक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह सकते हैं। तो मेनली आप इसके नाम जो है वो इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि हिंदी में बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हिंदी में और इंग्लिश में यही नाम लिखा मिल जाएगा आपको, सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये जो एज है जन्म से 2 साल तक की होती है। यहाँ पे जो बच्चा सीखता है वो सेंस ऑर्गन के द्वारा सीखेगा, जो भी अपने हाथों की क्रियाओं के द्वारा, अपने पैरों को, इन सब से वो देखेगा, कोऑर्डिनेशन से, आईज, नोज, ये सारा कुछ। और मानसिक विकास में इंद्रियों के प्रयोग से ही होता है। तो जो भी मानसिक विकास, उसकी मेंटल जो डेवलपमेंट रहेगी वो सारी उसकी जो है इंद्रियों से रहेगी, यानी उसके आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन से रहेगी। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे की जो बुद्धि उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, हम ये कहते हैं कि कितना ये बच्चा स्मार्ट है, उसकी एक्टिविटी के थ्रू ही हम बता पाएंगे कि वो बच्चा स्मार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो छोटे बच्चे को उसके एक्टिविटी के बेस पर ही हम उसको जज कर सकते हैं। और द नेक्स्ट वन हमारे पास है कि इस अवस्था में अनुकरण यानी इमिटेट कहना या स्मरण से यानी मेमोरी से संबंधित होता है, कि बच्चा नकल करता है कि जैसा हम बच्चे के सामने कुछ ना कुछ आवाजें निकालेंगे या कुछ ना कुछ, जैसे कई बार क्या होता है कि हम बच्चे के सामने जीभ निकालते हैं या आईज ब्लिंक करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी बच्चा भी वैसे की वैसे वो उसको क्या करता है, नकल करने की कोशिश करता है। तो ये जो अवस्था है वो नकल करने की यानी यहाँ पे इमिटेशन करने की अवस्था कही जा सकती है। तो इसमें हमने जितने भी ये सारे पॉइंट्स स्टडी किए, ये सारे के सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे हर एक आपको एग्जाम से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा कि मान लो उन्होंने बोला है कि जीन पियाजे के किस स्टेजेस में बच्चा जो है वो अपने जो है सेंस ऑर्गन का यूज करता है। तो आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। किस अवस्था में बच्चा जो है वो अनुकरण सीखता है या नकल करना सीखता है, इमिटेशन सीखता है, तो वो कौन सी सेंसरी मोटर स्टेज रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन हम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो चीज रहेगी, तो बच्चा वही काम करेगा जो उसको अच्छा लगेगा। छोटा बच्चा है तो वो अपनी मर्जी से जो भी उसको अच्छा लगेगा वो ऐसी एक्टिविटी करेगा, ट्रायल एरर के द्वारा वो सीखेगा। और जहाँ पर मूल प्रवृत्ति यानी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे आधारित होगा, बच्चा जो भी करेगा अपनी मर्जी से, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से सीख के वही करेगा। और ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है कि एक नॉर्मली क्या होता है कि हम बच्चे के सामने कोई खिलौना रखते हैं, उसको छुपा दे, बाद में वो भूल जाता है, उसी टाइम वो भूल जाएगा, वो किसी और एक्टिविटी लग जाता है। लेकिन एक ऐसे एज आ जाती है यानी 18 मंथ से लेकर 18 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का जो एक बच्चा होता है वो ऑब्जेक्टिव परमानेंसी समझ आता है। जैसे मान लो हमने कोई खिलौना बच्चे के सामने से छुपा लिया, ठीक है, तो वो बच्चा उस खिलौने को ढूंढने जाएगा। ये आपने खिलौना छुपाया अपने पीछे, तो बच्चा उसको क्या है, उसको ढूंढने जा रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी की जो एज है वो 18 मंथ से जो 24 मंथ के बीच में उसके पास ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास इस जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें जो आगे सब स्टेजेस है, सबसे पहली स्टेजेस द स्टेज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है 1 महीने तक का होता है और इस अवस्था में बच्चे के जो अंदर जो है अनेक जो प्रवृत्तियां दिखाई देने लगती है, जैसे अंगूठा चूसने की प्रवृत्ति। नॉर्मल जब 1 मंथ का होता है बच्चा अंगूठा चूसने लग जाता है, तो यहाँ पे ये चीज हमें दिखाई देगी जो कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी है कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेज ऑफ द प्राइमरी सर्कुलर, यानी 1 मंथ से लेकर 4 मंथ तक का रहता है। तो यहाँ बच्चा दोहराई जाने वाली क्रिया ज्यादा करता है कि हम बच्चे के सामने जो चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं, बच्चा उसी चीज को रिपीट करना शुरू कर जाएगा। जब वह इन क्रियाओं को दोहराता है तो उनको एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है। जैसे हम मान लो उसको बच्चों को क्लैपिंग का कुछ सिखा रहे हैं या समथिंग कुछ आवाज करना सिखा रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन सीख जाता है उस वैसे ही करना। द नेक्स्ट वन हमारे पास है गौण वृत्तीय प्रवृत्ति की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ द सेकेंडरी सर्कुलर। ये क्या होता है कि 4 to 8 मंथ तक का रहता है और इसमें बच्चा चीजों को जो उल्टना पुलटना ज्यादा करने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चा वो कार्य ज्यादा करेगा जिसको सुनने या करने में रोचकता लगेगी, जिसके बाद हम खिलौने आवाज करते हैं, नॉर्मली आवाज वाले खिलौने बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, तो उनके साथ वो खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ जैसे उनको इधर उल्टा दिया पुलटा दिया, तो ये चीजें वो ज्यादा करते हैं। तो ये सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज रहेगी हमारी। नेक्स्ट जिसको हम कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा कह सकते हैं, जो कि 8 से 12 मंथ तक का रहेगा, यानी बच्चा जिसमें 1 साल का हो जाएगा और इस अवस्था में बच्चा उद्देश्यपूर्ण कार्य करेगा। इसमें जो बच्चा है नकल करने की क्षमता जो बढ़ जाती है, ठीक है, वो ज्यादा वो नकल करना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया, ये अवस्था जिसको टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन कह सकते हैं, जो कि 12 to 18 मंथ रहता है। तो इस अवस्था में बच्चे का क्या बार बार प्रयास करने से सीखता है, यानी इसको ट्राई एरर मेथड कह सकते हैं कि वो त्रुटि करता है और फिर से प्रयास करता है और जिससे क्या सीखने की गति जब उसकी बढ़ जाती है, उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, तो नेक्स्ट है संयोगों द्वारा नए जो साधनों की खोज की अवस्था कह सकते हैं, यानी स्टेजेस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द न्यू मीन्स थ्रू द मेंटल कॉम्बिनेशन, और अपने कॉम्बिनेशन से नई चीजें सीखे, यानी 18 से लेकर 24 तक का जो मंथ रहेगा, इसे बच्चे के एक तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है कि अगर बच्चे के सामने उसका कोई खिलौना हटा भी दिया है तो भी वह क्या उसको वो खिलौना उसके माइंड में रहता है, वो उसको भूल नहीं पाता, ठीक है। तो इस अवस्था में वस्तु के स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बनता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो कौन सी स्टेजेस में रहेगी। तो आपको चारों स्टेजेस ऑप्शन में आ जाएंगे कि चाहे वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज रहेगा, तो ये ऑपरेशनल स्टेज रहेगा, फॉर्मल स्टेज रहेगा, तो ये सारे स्टेजेस आपके पास ऑप्शन में होंगे। तो आपको ये बताना होगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो कौन से स्टेज में रहेगी। तो ध्यान रखना है कि ये हमारी फर्स्ट स्टेज में है, सेंसरी मोटर स्टेज में। हाँ, बाकी जो हमने 6 स्टेजेस के इनके नेम बहुत कम पूछे जाते हैं, बट जो मेन हमें याद रखने हैं वो बहुत अच्छे से याद रखते हैं। और यहाँ पर जब बच्चे को छुपी हुई वस्तु निकालने में सक्षम हो जाता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होता है। तो ये वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि यदि आप एक खिलौने को कपड़े के नीचे छुपा देते हो तो बच्चे को पता है कि कपड़े के नीचे खिलौना है, तो वह कपड़े को हटाकर उसे ढूंढ लेता है इस स्टेजेस में। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो स्टेज रहेगी दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्राक सक्रियात्मक अवस्था, यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जिसको बोल सकते हैं। तो ये 2 ईयर से 7 ईयर तक की रहती है। इसके आगे 2 सब स्टेजेस हैं। इसके सब स्टेजेस इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले है प्री कंसेप्चुअल पीरियड एंड देन नेक्स्ट हमारे पास इंट्यूटिव पीरियड। इन दोनों के ऊपर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्री जो हमारे पास कंसेप्चुअल पीरियड जो 2 to 4 ईयर रहता है। इसमें जो हमारे पास 2 to 7 2 से 7 साल तक की जो एज है उसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो है वो 2 to 4 रहेगी एंड देन 4 to 7 रहेगी। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है इस अवस्था में क्या होता है, बालक वस्तु, शब्दों, प्रतिमाओं आदियों के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित कर लेता है। तो वो तो उसको पता होता है कि ये चीजें क्या होती है, और पियाजे जैसे संकेत देता है, उसके कुछ संकेतित रहते हैं। वो संकेतों को, चिन्हों को अगर हम बात करें
तो वो चीनों को इस अवस्था में महत्वपूर्ण साधन मानने लग जाता है और उसकी खोज की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, वो चीजें उसमें पाई जाती है कि इस स्टेज में खोज की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो आपकी प्री कंसेप्टिव स्टेज रहेगी वो एक खोज की प्रवृत्ति, एक क्यूरियोसिटी के स्टेजेस रह जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा खासा बना हुआ है इसके ऊपर, ये क्यूरियोसिटी जो है वो किस स्टेज में रहता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए दैट इज आपका एक तो फर्स्टली है वो कि प्री ऑपरेशन स्टेज है और उसका जो प्री स्टेजेस अगर दिया होगा यानी वो आपका क्या रहेगा, प्री ऑपरेशन कंसेप्चुअल स्टेजेस रहेगी। इसी स्टेज में एनिमिज्म यानी जीववाद, जिसको नॉन लिविंग में भी जान होती है। जैसे मान लो कई बार कहते हैं ना कि हम उसको कई बार चोट लग जाती है, किसी पैंट से लगता है तो चलो कहते हैं इसको मारते हैं, देखो ये रो रहा है, इसको चोट लगी है, तो बच्चा हंसने लग जाता है कि हाँ चलो ठीक है कि अभी इसको भी मारा है, ठीक है। और ये इसमें इलॉजिकल क्वेश्चंस भी करते हैं बच्चे, बहुत इलॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं 2 to जो 4 ईयर के एज में बच्चे करते हैं। और बच्चे क्या रहते हैं, इगोसेंट्रिक रहते हैं कि जब बच्चा ये मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या कह रहा हूँ ठीक है, तो वह अहम केंद्री यानी इगोसेंट्रिक हो जाता है। और इस अवस्था में इसमें क्या होता है, बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और इस अवस्था में बच्चे क्या अपने ही एक कंसेप्ट की तुलना मतलब एक कंसेप्ट बना लेते हैं, उससे किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं कर पाते। तो उनका ये रहता है कि इसमें मैं मेरी की भावना एक आ जाती है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे बात किया, चाहे क्यूरियोसिटी यानी खोज की प्रवृत्ति, यानी एनिमिज्म यानी जीववाद के बारे में, लॉजिकल क्वेश्चनिंग, इगोसेंट्रिक, तो ये सारे के सारे आपकी ऑपरेशन स्टेजेस या प्री कंसेप्चुअल स्टेजेस में ये सारे के सारे आपके आ रहे हैं। इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है क्योंकि इसके ऊपर बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, चाहे सीटेट में मिले, आरटेट में मिले या फिर आपके एचटेट में मिले, पीएसटेट में मिले, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर हमने नेक्स्ट बात करेंगे जीववाद, एनिमिज्म की बात करेंगे कि जब बच्चा जो है अपने चारों तरफ की चीजों को सजीव मान लेता है। एग्जाम्पल दे, जैसे मानो आपने लोहे के कुछ थोड़े से मारते हो, अब बच्चा बोलता है कि मत मारो इसे दर्द हो रहा है। जब आप गाड़ी खराब हो जाती है, बच्चा बोलता है कि गाड़ी बीमार हो गई है, खराब नहीं है उसके लिए, गाड़ी बीमार हो चुकी है, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ इमेजिनेशन भी बोला जा सकता है। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस देखो बन गए, पीरियड ऑफ इमेजिनेशन 1 क्वेश्चन, एनिमिज्म 2nd क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट वन इगोसेंट्रिक 3rd क्वेश्चन, इलॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, क्यूरियोसिटी बनती है। तो 5 क्वेश्चन आपके इसी एक स्टेज से बन रहे हैं जो कि आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेजेस का एक पार्ट है, प्री कंसेप्चुअल। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्यूटिव पीरियड से। इंट्यूटिव पीरियड्स में क्या होता है कि इस अवधि में बच्चा जोड़ना, घटक, मतलब एडिंग प्लस के, मल्टीप्लिकेशन के या डिवाइडिंग की ये सारी क्रियाएं करने लग जाता है। और इसमें अंतर्दर्शी चिंतन में इस प्रकार का एक ऐसा चिंतन है जिसमें कोई क्रमबद्ध नहीं होता, एक वो कहते हैं कि एक वो सीक्वेंस लेके नहीं चलता। बट हाँ, इस जो स्टेज में वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सारी करने शुरू हो जाता है क्योंकि 4 to 7 एज है, तो बच्चा इसमें स्कूल जाना शुरू हो जाता है, तो उसमें उसको पता लगने चल जाता है कि कैसे एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइडिंग करनी है। सो इसमें हम सेंट्रेशन करते हैं, यानी केंद्रीयकरण करता है कि एक ही पॉइंट पे सोचता है। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बना हुआ है कि बच्चा एक ही पॉइंट पे सोच रहा है, तो वो कौन सी स्टेज है। पहली बात तो ये जीन पियाजे का पॉइंट है और इसकी जो ये 2nd स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसी में ये इंट्यूटिव पीरियड्स का ये पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे खासे। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है इरिवर्सिबिलिटी, उलटने पुलटने की योग्यता नहीं होती। जैसे मान लो उसको 1 to 100 काउंटिंग आती है लेकिन रिवर्स काउंटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसमें वो एक्टिव सेंटेंस तो बना सकता है कि जैसे आई टेक टी, लेकिन टी इज टेकन बाय मी ये चीज नहीं वो बना सकता। इसमें वो एक संरक्षण के जो योग्य यानी कंपैरिजन नहीं वो कर पाएगा। वॉल्यूम मास कंसेप्ट उसको नहीं समझ आएगा, 7 ईयर तक का ही बच्चा है, उसको नहीं पता वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज रहेगी वो हमारे पास है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मेनली आपने याद ये रखना है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 3rd स्टेज रहेगी, 7 to 11 ईयर तक का रहेगा। तो इसमें बच्चे के सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन आरंभ करता है। अगर मान लो आप उसके सामने कोई चीज रख दो तो उसके बारे में वो सोच सकता है।
बालक ठोस वस्तु के आधार पर अपनी जो है मानसिक सक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन यदि वस्तु को न देकर उससे उसके शाब्दिक कथन के बारे में पूछा जाए तो वो उसके बारे में नहीं बताए। मतलब जो चीज उसके सामने है उसके बारे में वो बता सकता है, लेकिन हम बोलेंगे एक इमेजिन कर लो कि आपके पास ये सिचुएशन थी, वो चीज नहीं कर पाएगा। जो चीज उसके सामने है उसके बारे में अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो उसके सामने नहीं है वो उसके बारे में नहीं बता पाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन है, यहाँ पर उस बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है कि वो रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे विशेषता कहते हैं कि वस्तु के ऊपर तार्किक रूप से सोचना, कि केवल वस्तु सामने होने पर ही सोच सकता है। एक लॉजिकल स्टेज है कि वो लॉजिकली सोच सकता है जब कोई चीज उसके सामने होगा। और इस अवस्था में बालक क्या करता है, लंबाई के, लिक्विड, संख्या, भार आदि इन कंसेप्ट वो सोचना लग जाता है जो पिछली स्टेज में वो नहीं सोच पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या रहेगा, चिंतन करना आरंभ कर देता है बच्चा, सोचने लग जाता है। द नेक्स्ट वन यहाँ पे कंक्रीट थिंकिंग आ जाती है, यानी मूर्त, जो चीज सामने है वो उसके बारे में सोच सकता है। तो कंक्रीट स्टेज आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंक्रीट जो थिंकिंग है कौन से स्टेज में आती है, तो आपको स्टेजेस का पता होना चाहिए। कौन सी स्टेज है ये हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी थर्ड स्टेज है। तो सबसे पहली स्टेज हमारी सेंसरी मोटर स्टेज थी, सेकंड हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, और थर्ड हमारी कौन सी है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। देखो प्री के बाद ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आया, पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड देन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है एक ऐसी स्टेज है जिसमें वो कंक्रीट थिंकिंग करता है, और इसमें स्पिरिचुअल थिंकिंग स्थानात्मक है, जो सामने है उसी पर वो बता सकता है। तो यहाँ पे जो एक कह सकते हैं स्थानात्मक यानी स्पिरिचुअल थिंकिंग उसके बच्चे के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेजेस का ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले है इंडक्टिव रीजनिंग, यहाँ पे करते हैं, इंडक्ट की जाती है, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाया जाता है, रूल यहाँ पे बनाए जाते हैं, इंडक्ट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा बना हुआ है कि इंडक्टिव रीजनिंग किस स्टेजेस में होती है, तो दैट इज द कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में रहेगी। एग्जाम्पल टू रूल कह दें, या फिर वरिष्ठ से सामान्य कह दिया जाए, मूर्त से अमूर्त जाना, ज्ञात से ज्ञात जाना, इनमें से कोई भी पूछा जाए तो वो आपका कौन सी स्टेज रहेगी, दैट इज द कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज रहेगी। क्लासिफिकेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास क्या रहेगा कि न्यूमरेशन यानी संख्या बोध के बारे में इसी में आता है। रिवर्सिबिलिटी की स्टेज ये रहेगी कि अगर आप बोलो कि a + b 4 है तो a = b - 4 भी कर सकते हैं। 1 to 100 अगर उसको काउंटिंग आती है तो 100 to 1 वो रिवर्स काउंटिंग भी लिख सकता है। एंड द नेक्स्ट वन यहाँ पे है संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अगर बात करें, कंजर्वेशन में क्या रहेगा आपके पास कि किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की जो क्षमता का जो है संरक्षण कहा जाता है। कि आपके पास एक वस्तु का रंग रूप है, उसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाए तो वो आपके क्या है, कंजर्वेशन रह जाएगी। इसमें बच्चे के वस्तु के जो भौतिक आकार, उसकी क्षमता या उसकी ऊंचाई के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है कि किस टाइप की कोई चीज थी, क्या उसकी शेप थी, क्या उसकी ऊंचाई थी। तो कंजर्वेशन जो है ये आपके थर्ड स्टेजेस में ही रहेगा। उसके बाद है विकेंद्रीकरण करना यानी डिसेंट्रेशन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसेंटरिंग है। सो डिसेंटरिंग जो है विकेंद्रीकरण है, वो भी आपके थर्ड स्टेज में रहेगा कि जब बहुत सारे तथ्यों में से किसी एक को प्रयोग करना है, कि आपने मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे क्यूज आ जाता है, तो आपने उसमें से कोई एक चीज चूज करनी है, तो वो आपके पास क्या आएगा, डिसेंटरिंग कहलाएगा। और एबिलिटी टू क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, इसमें क्रमबद्धता है यानी सरिएशन भी कहा जा सकता है। न्यूमरेशन की पहले बात कर चुके हैं हम, तो इसके हर एक पॉइंट्स के ऊपर आपका एक एक क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करते हैं फिर लास्ट स्टेज की, दैट इज अ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है वो 11 to 15 कह सकते हैं, 11 प्लस अप टू एडोलेसेंस की एज तक जा सकता है ये। सो यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट जो है एडोलेसेंस तक आ जाती है, तो इसलिए जो पियाजे ने यही स्टेज तक डिफाइन किया, इससे आगे नहीं गए। तो पीछे जो हमने बात की थी कंक्रीट ऑपरेशन, वो हमारी क्या थी, एक
कंक्रीट थिंकिंग थी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि कोई चीज बच्चे के सामने ना भी हो तो भी वो उसके ऊपर क्या है सोच सकता है। यहाँ पे डिटेक्टिव रीजनिंग होगी कि ऑलरेडी आपके पास फॉर्मुलेस बने होंगे, उसके ऊपर आपने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। पीछे हमने इंडक्टिव रीजनिंग की थी। द नेक्स्ट वन हमारे पास इसमें क्या रहेगा, रूल टू एग्जाम्पल रहेगा। वहां पे एग्जाम्पल टू रूल था। यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक, एक जनरल टू स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर कह सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट यहाँ पे जा रहा है, अज्ञात से ज्ञान तक जाना है, ठीक है, यहाँ पे ज्ञान तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें एक एनालिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर सोचना। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इसी स्टेजेस में आ जाएगी, फॉर्मल स्टेजेस में। हाइपोथेटिकली थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपकी इसी स्टेजेस में आएगी। तो इसके हर एक पॉइंट्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिसको हम आगे अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने याद रखना है कि एनालिटिक थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, चाहे आप हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात करें या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात करें, तो आपकी फॉर्मल स्टेजेस में ही रहेगी। तो इसमें हमने जो है थर्ड और फोर्थ स्टेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस निकाला है कि जो आपके पास ये आपका मूर्त चिंतन है और ये अमूर्त चिंतन रहेगा। यहाँ पे इंडक्टिव थिंकिंग रहेगी और फोर्थ स्टेज में डिडक्टिव रहेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल जाएगा, तो यहाँ पे रूल टू एग्जाम्पल रहेगा। अगर थर्ड स्टेज में नोन टू अननोन है तो फोर्थ स्टेज में अननोन टू नोन जाएगा, स्पेसिफिक टू जर्नल, और यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे। तो ये हमारे पास, अच्छा एक और इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो जीन पियाजे की, जहाँ पर पॉइंटली अगर कॉल्ड करें, ही इज अप्रोच्ड टू चाइल्ड डेवलपमेंट एज द जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, तो उनको जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चंस आपका आया हुआ है, दैट इज मे बी इन द सीटेट या फिर आपका पीएसटेट में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि जीन पियाजे का जो उन्होंने पॉइंटली कॉल्ड किया था अपनी जो अप्रोच को चाइल्ड डेवलपमेंट, वो कौन सी थी, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थी। तो इसको आपने ध्यान रखना है। सो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।